अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर खान, आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। और हम जो तैयारी कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रिगार्डिंग BPS 5 to 15 जॉब्स। सो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड वीडियो है ये। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो भाई ये ऊपर लिंक आ रहा है, उसको देखो और फिर जुड़ जाओ हमारे साथ और फिर पढ़ते रहो। ऑलराइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड सेट है, उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें ये MCQs दिए हुए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमसे पूछा जा रहा है वन हु डील्स इन फर्स, यानी ऐसा शख्स जो कि फ़र्ज से डील करता है। FURS, फ़र्ज का मतलब होता है कि हाउ कैन आई डिफ़ाइन दैट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा परों का इस्तेमाल हो रहा हो या फीदर्स का इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक हो गया। जैसे हम जैसे जैकेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, फरी जैकेट्स होती हैं, या आप कह लें कि वो जो कवर करते हैं, हम टॉप कवर करते हैं, सर को ढक लेते हैं, तो फीदर्स वगैरह उससे बनी हुई होती हैं। आप चले जाएं सर्दियों वाले किसी एरिया में, तो वो उनकी मोटी मोटी सी जैकेट्स होती हैं जिसमें कुछ फ़र आ रहा होता है, फीदर्स आ रहा होता है, हम जैकेट्स में चेक करते हैं। तो ऐसा बंदा, ठीक है, तो ऐसा बंदा जो कि इस तरह के प्रोडक्ट से डील कर रहा हो, फरी जैकेट्स, फरी लेदर जैकेट्स जिसमें थोड़ा फ़र हो अंदर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम टैनर कहते हैं, क्या उसको फरियर कहते हैं, क्या उसको लैपिडिस्ट कहते हैं, क्या उसको ड्रोवर कहते हैं? अच्छा, अब इसमें बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई हुई है नीचे आंसर में, लेकिन मैं आप तक जो चीज़ पहुंचाता हूँ पूरी तहकीक से पहुंचाता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऐसे बंदे को हम कहते हैं यस, फरियर। ठीक है, फरियर इज़ द पर्सन हु डील्स इन फर्स, ठीक है, जो कि फ़र से बनी हुई चीज़ों से डील करता है। और मैं आपको उसको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ पहले से। ठीक है, ऑलराइट। द पर्सन हु प्रिपेयर्स और डील्स इन फर्स, ठीक हो गया। ऐसा बंदा जो कि फ़र की प्रोडक्ट से डील करता है। अब आप बोल रहे होंगे इतनी देर से सर फ़र 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 बोले जा रहे हैं, तो ये फ़र है क्या? मैं आपको इमेजेस में दिखा देता हूँ। या ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, या एग्जैक्टली सही चीज़ आ गई। तो ये देखो, इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है, ठीक है, जैसे इस लड़की ने ऐसे पहना हुआ है, ये पूरा फ़र आ रहा है, ठीक हो गया, ये पूरे फीदर्स और फ़र आ रहे हैं और ये फरी जैकेट्स आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को बेचना, इनसे डील करना, ऐसे बंदे को आप सीधा सीधा क्या कह रहे होते हो? फरियर, राइट, या फरियर। ओके, आगे चल रहे हैं। आगे है विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हैज़र्ड का मतलब तो होता है, बेटा आपको पता ही होगा कि कोई चीज़ जो है वो बहुत मुज़िर है, ठीक है, नुकसानदेह है। हैज़ार्डियस भी उसी को बोलते हैं कि ये एक जगह जो है यहाँ, या ये कोई हैज़ार्डियस प्लेस है, यहाँ मत जाओ, यहाँ बड़ी रेडिएशंस हैं, तो कोई ख़राब सी जगह या कोई नुकसानदेह जगह। तो ये दोनों वर्ड का तो सेंस बन ही नहीं रहा ऊपर। हम नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर टिक करेंगे शायद, होपलेस के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, होपलेस का मतलब होता है नाउमीदी, ठीक है, लेकिन इसका इस पर्टिकुलर लाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बोलते हैं कि यार प्लान तो बना लिया है, लेकिन यार मुझे उम्मीद नहीं है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो प्लान के बनने में होपलेस होना, इससे कोई कनेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बस काम चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है और कोई प्लान जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, इधर उधर मामला आते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं हैप हैज़र्ड। ठीक है, हैप हैज़र्ड, ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा यकीनन। हैप हैज़र्ड यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी जो है वो प्लानिंग नहीं हुई हुई, बस चीज़ें चल रही हैं इधर उधर, ठीक है, अनप्लान्ड चीज़ें हो रही हैं, अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हो रही हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। सो दैट इज़ नोन एज हैप हैज़र्ड। ऑलराइट, आगे चल रहा हूँ। द पॉइंट एट विच समथिंग इज़ कंप्लीट और फाइनलाइज। अब बड़ा टेक्निकल सा जवाब है इसका। द पॉइंट एट विच समथिंग इज़ कंप्लीट और फाइनलाइज्ड। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए या कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमेशन, फाइनल, अनकम्प्लीट या एंड। तो ऑब्वियसली ये अनकम्प्लीट तो जो है वो रेस से आउट हो गया। अब ये 3 बच रहे हैं, अब बच्चों को इसमें होगी कन्फ्यूजन, एंड, फाइनल या कंज्यूमेशन। तो अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर इन्होंने जो समथिंग यूज़ किया है ना, समथिंग से इन्होंने पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। देखो, अगर कोई चीज़ की बात की जा रही है कि उसके ख़त्म होने की, या उसके ऐसे पॉइंट की कि किसी चीज़ का ऐसा पॉइंट जिस पे वो चीज़ ख़त्म हो रही है, फाइनलाइज्ड हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन, राइट, कंज्यूमेशन इज़ द राइट आंसर।
कंज्यूम करना, कोई चीज़ आपने कंज्यूम कर ली, इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को उस पॉइंट पे पहुंचा दिया कि वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है, फाइनलाइज हो गई है। यहाँ पर अगर जो है ये एक समथिंग की जगह ये लिख देते कि ऐसा पॉइंट जिस पे कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या फाइनलाइज हो रहा है, या कोई ऐसा स्टेज प्रोसेस का जो कि कंप्लीट हो रहा है, फाइनलाइज हो रहा है, तब हम कह देते हैं कि वो प्रोसेस फाइनल हो गया या प्रोसेस एंड हो गया, तब ये डिस्कशन हो सकती थी। मगर उन्होंने समथिंग लगा के हमें ये सेंस दे दिया कि कोई चीज़ है जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ों को ही कंज्यूम किया जाता है। ठीक हो गया? तो कोई ऐसी चीज़ जो कि कंज्यूम हो गई है, वैसे पॉइंट पर पहुंच गई है जो कि ख़त्म ही हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो हम उसको कंज्यूमेशन कहेंगे। ऑलराइट, आई होप कि मैंने क्लियर किया हो, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था। ओके, आगे चल रहे हैं। अकरिंग, फिर क्या है, ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम। ऐसी चीज़ जो कि एक ही वक्त में हो रही है, हैपन हो रही है, ऑपरेट हो रही है, उस चीज़ के लिए हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? साइमल्टेनियस, राइट, टाइम बाउंड या टेम्परेरी। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि एक ही वक्त में हो रहा होता है, कोई भी दो इवेंट एक ही साथ हो रहे होते हैं, एक ही साथ ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, ठीक है, या साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, बोथ द प्रोसेस हैव कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली। दोनों प्रोसेस एक साथ एक ही वक्त में जो है वो हो रहे थे और एक ही साथ ख़त्म हो गए, तो इसको हम बोल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। राइट, बहुत सिंपल सा था, इस पर कोई इतनी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो उसको। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं और डिस्कस कर दूँगा। ऑलराइट, उसके बाद या 5, द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स और टाइप ऑफ अ गुड्स। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी चीज़ का ट्रेड करना, ऑलराइट, उसको बेचना, उसको अपने पास रखना, उसका एक कंप्लीट कंट्रोल आ जाए, किसी भी कॉमोडिटी का कंट्रोल आपके पास आ जाए, किसी भी चीज़ का ऐसा कंट्रोल आ जाए कि आप उसका आराम से ट्रेड कर सको, तिजारत कर सको, उसको क्या बोल रहे होते हैं? मोनोपोली, शेयरिंग, स्कैटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी इजी। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द मोनोपोली का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। मोनोपोली तो एक खास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि किसी एक खास बंदे के अगेंस्ट हो जाते हैं, जैसे अभी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, एक ख़ास टोला अलग हुआ हुआ है एक बंदे के अगेंस्ट। दूसरी, शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे बनना है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना किसी चीज़ का। तो ये तीनों बेकार वो हैं ऑप्शंस हैं। राइट आंसर इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिल जाए किसी बंदे को किसी प्रोडक्ट की, तो हम कह रहे होते हैं ना कि यार इस बंदे को ना लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि अब लैपटॉप की ख़रीदो फ़रोख्त, उसको बेचना, उसका सारा करता धरता सारा कंट्रोल आ गया इस बंदे के पास। तो वो आपसे यही कह रहा था, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ ट्रेड इन अ पर्टिकुलर गुड। किसी भी ख़ास चीज़ का कंप्लीट ट्रेड करने का कंट्रोल आ जाएगा आपके पास, तो ऐसी कंडीशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेट नंबर 3 पर आ रहे होते हैं। सेट नंबर 3 में आपसे कह रहा है ये कि भाई आप तो बैठ जाओ। ओके, सेट नंबर 3 में आपसे कह रहा है ये यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। ठीक है, किसी एक बात को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अल्फाजों का सहारा लेना, हत्ता कि वो बात चंद लफ्ज़ों में भी बयान हो जाती, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जा रहा होता है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। इतने लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी, इसने मुबालगा आराई की है, उर्दू में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, चंद लफ्ज़ों में ये बात समझाई जा सकती थी। तो इसको क्या कह रहे होते हैं इस कंडीशन को? वर्बोस, कंसाइज, सफिशिएंट, लेंदी। आज आप देखो, लेंदी का यहाँ पे कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, मगर मोस्टली बच्चों का असल में जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता ना चीज़ों का, इसलिए वो लेंदी पे क्लिक कर रहे होते हैं। लेंदी तो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ में। ये तो यहाँ पे कंडीशन दी है हमें कि किसी बात को समझाने के लिए ज़्यादा लफ्ज़ों का सहारा लेना, तो लेंदी उसमें नहीं आएगा। लेंदी तो किसी भी चीज़ में हो सकता है यार, आपका जो है वो वर्किंग आवर्स जो है काफ़ी लेंदी हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो आप कंडीशन समझा करें। तो लेंदी को मैं काट रहा हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंसाइज़ के ऊपर। कंसाइज़ का मतलब हम सबको पता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, तो ये तो बिल्कुल ही एंटी हो गया। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ज़्यादा अल्फाजों की ज़रूरत यूज़ कर रहा है वो बंदा, तो ये एंटी हो गया। और उसके बाद कंसाइज़ का अगर आप सिनोनियम देखेंगे तो वो आएगा सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत छोटी करके, ब्रीफ करके एक्सप्लेन कर देना। एक बहुत बड़ा सा जुमला था, उसमें 4-5 चीज़ें निकाल के कट करके शॉर्ट करके लिख दिया, तो वो एक सफिशिएंट सेंटेंस कहलाया जाएगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। ऑब्वियसली इट्स अ वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा या कोई जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हो,
ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही अल्फाजों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उतनी ज़रूरत नहीं थी। सो आई होप कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी हो, ठीक है, कम अल्फाजों में। वैसे मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम बहुत वर्बोस हो यार, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को। खैर, मे बी, आई डोंट नो। ओके, तो ऑलराइट, आगे चल रहे हैं हम। अब आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डाइड एंड हु हैज़ नॉट मैरिड अगेन। ऐसी औरत जिसका एक शौहर जो था उसका इंतकाल हुआ और उसके बाद उसने शादी नहीं करी, तो ऐसी औरत को क्या कह रहे होते हैं? सेलिब्रेट, बैचलर, सिंगल, विडो। अब ऑब्वियसली आपको उसका आंसर पता है, इट्स वेरी इजी, इट्स विडो, ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि ये औरत जो है वो बेवा हो गई है। लेकिन हम दूसरी वर्ड भी जान लेते हैं। बैचलर का भी मतलब पता है आपको, बहुत सारे बैचलर्स होंगे मेरी लिस्ट के अंदर, अभी फ़िलहाल मैं भी हूँ। सिंगल और सेलिब्रेट, ठीक है। तो सेलिब्रेट का मतलब जो होता है, देखो सेलिब्रेट थोड़ा सा ख़ास वर्ड है। सेलिब्रेट का मतलब होता है कि ये आपको मैं किस तरह समझाऊँ, जैसे ये क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, उनके यहाँ ही वर्ड है मोस्टली, यानी कि क्रिश्चियंस जो प्रीस्ट होता है और जो क्रिश्चियन नन होती है, ठीक है ना, वो दोनों ये अहद कर लेते हैं कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे और हम अपनी पूरी लाइफ को जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो अ सेलिब्रेट नन और अ सेलिब्रेट प्रीस्ट मीन्स अ पर्सन जो कि एक तरह से जो है वो शादी नहीं कर रहा होता कभी भी, ठीक है। तो ये भी इसकी सही डेफिनेशन नहीं होगी। दिस इज़ द राइट आंसर, विडो, ठीक है। विडो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक औरत जो है वो उसका शौहर मर जाए तो फिर वो बाद में शादी नहीं करती। अच्छा, अब यही कंडीशन नीचे आ रही है मर्द के साथ, अ मैन हुज वाइफ इज़ डाइड एंड हु हैज़ नॉट मैरिड अगेन, ठीक हो गया। तो ऐसा शख्स जिसकी वाइफ मर गई और अब वो शादी नहीं कर रहा, उसको क्या कह रहे होते हैं? वही 3-4 ऑप्शंस हैं। विडो तो यूज़ हो रहा है वुमेन के लिए, सेलिब्रेट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्रिश्चियंस की टर्म है। मैरिड का मतलब तो शादी कर ली भाई, तो ऑब्वियसली इट्स अ विडोअर। विडोअर कहते हैं मैन के लिए और विडो कहते हैं वुमेन के लिए। ओके, आगे चल रहे हैं। अच्छा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ओके, ऐसी चीज़ जो कि नहीं आ रही, समझ में ही नहीं आ रही, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, तो उसको क्या कहेंगे? अभी 4 वर्ड्स हैं आपके सामने, कॉम्प्रिहेंसिबल, अनइंटेलिजिबल, एक्जेनोरेट या इंटेलिजिबल, ठीक हो गया। अब मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिबल के बारे में तो बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आपको वैसे ही पता होगा कि कोई चीज़ अगर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इट मीन्स इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। यार तुमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच की थी, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ईजी टू अंडरस्टैंड स्पीच थी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल, समथिंग दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, तो ये तो इसका बिल्कुल ही एंटी हो गया। और कॉम्प्रिहेंसिबल का ही साइनोनियम होता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का भी मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि समझने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में आसान हो, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजिबल, ठीक हो गया। और एक्जेनोरेट का मतलब होता है रिहाई, ठीक है। एब्जॉल्व, यू आर एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल चार्जेस, यू आर एक्जेनोरेट फ्रॉम ऑल चार्जेस, कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपको रिहा किया। तो एक्जेनोरेशन यानी रिहाई, या एक्जेनोरेट का मतलब होता है रिहा कर देना, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव और इंटेलिजिबल जो है, ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम है और इनका मतलब होता है कि चीज़ का समझ में आ जाना। तो इनका उलट यानी कि अनइंटेलिजिबल, जिसका मतलब होता है चीज़ का समझ में ना आना, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सो दिस शुड बी एंड विल बी एंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अनइंटेलिजिबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ओके, ऑलराइट। उसके बाद ओके, ये बड़े मज़े का एमसीक्यूज है, चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड। अब इसका आंसर भी आप लोगों को आ गया होगा यकीनन, कि एक वक्त ऐसा आया था, स्पेशली आफ्टर द रेजोनेंस इन द मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप में रेजोनेंस का जब वक्त आया, उसके बाद काफ़ी जो है वो साइंस की तरफ जब लोग गए, तो केमिस्ट्री में जो है ना कुछ इस तरह की सोच रखी जा रही थी कि हम किसी भी ऑर्डिनरी मेटल को किसी तरह से सिल्वर या गोल्ड के अंदर जो है वो चेंज कर दें। तो इस तरह की थॉट को हम एल्केमी कह रहे होते थे, ठीक है। एल्केमी बेसिकली एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है, लेकिन निकली यहीं से थी। बड़ी फ़िलासफ़ी, बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई भी बेकार चीज़ से आप कोई भी बेहतरीन किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना दें, इस फ़िलासफ़ी को एल्केमी कहा जा रहा होता है। लेकिन ये ओरिजिनेट हुई थी इसी पॉइंट से कि बेकार के मेटल्स को किसी तरह से हम सिल्वर या गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इस फ़िलासफ़ी को अल्केमी कह रहे होते हैं। बाकी ऑक्शनियर, ये देखो हमने वीडियो 1 में पढ़ा था ऑक्शनियर, जिसके अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई बंदा जो है वो कोई चीज़ बिट कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। बाकी एजेंट और मास्टर का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई हो। आगे चल रहे हैं। अ पर्सन
और अ थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, यानी एक ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ जो कि अपने ही नाम के ऊपर अपने आने वाले का नाम रख दे किसी और, या कोई ऐसी चीज़ जो कि उस चीज़ के नाम पर उस दूसरी चीज़ का नाम भी रखा जाए। मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ उसको, यानी ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात की कोई ये होता है, इंग्लिश मैन्स में ज़्यादा होता है कि वो अपने नाम पे अपने बेटे का नाम भी रख देते हैं, लाइक बुश सीनियर तो बुश जूनियर, ठीक है, विलियम सीनियर विलियम जूनियर, तो वो सीनियर वाला ऑब्वियसली बाप है और जूनियर वाला बच्चा है, तो उसने अपने ही नाम पे अपने बच्चे का नाम रख दिया। तो ये कंडीशन आपसे ही पूछा जा रहा है, इस कंडीशन को क्या बोल रहे होते हैं कि एक ही चीज़ के नाम पे दूसरी चीज़ का भी नाम रख दिया जाए। इस कंडीशन को असल में बोल रहे होते हैं नेम सेक। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको सीधा सीधा, ठीक है। नेम सेक वो कंडीशन है जिसमें किसी पिछली चीज़ के नाम पे अगली चीज़ का नाम रखा जा रहा हो, या किसी पिछले पर्सन के नाम पे अगले पर्सन का नाम रखा जा रहा हो। बाकी चीज़ें जो गलत है। मेटाफोर तो फिर वो होती है चीज़ कि आप तशबीह दे रहे होते हैं ना, किसी चीज़ को तशबीह दे रहे होते हैं, राइट। स्ट्रोल का भी पता है, यू आर स्ट्रोलिंग समवन। और एम्बेलम जो है वो असल में एक एम्बेलम जैसे कहते हैं ना नेशनल एम्बेलम, राइट, यानी कि जो जैसे हमारा ये जो एक्ट है 1973 का, जिसमें ये आपका जो कोई स्टेट होता है, कोई भी मुल्क होता है, उसकी जो निशानियाँ दिखाई जाती हैं। लाइक हमारा नेशनल एम्बेलम क्या है, हमारा नेशनल एम्बेलम होता है ना, लाइक जिसमें वो आपने देखा होगा पूरा कि वो 2 गंदम की जो है वो बालियाँ आ रही हैं और बीच में शील्ड है और ऊपर चाँद। चले मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। अभी यहीं सर्च कर लेते हैं, नेशनल एम्बेलम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एम्बेलम ऑफ पाकिस्तान, या हियर इट इज़, या ये मैं इसकी बात कर रहा था। ये पिक्चर आ गई, चलो यही लगा देते हैं। एम्बेलम आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा, मैंने इसलिए ये खोल दिया, ठीक है। राइट, बहुत सारे लोगों का आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो जो है वो देख लें, ठीक है। ये थोड़ा सा नेट मेरा चल रहा है मर के, खुल जा भाई, नहीं खुलेगा। नहीं, चलो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ऐसे ही सही है, ठीक है। अब आप देख लो, ये है पाकिस्तान का नेशनल एम्बेलम, सही है। ये चीज़ है नेशनल एम्बेलम, ये जो है वो क्रिसेंट है, स्टार है और बीच में ये शील्ड है, और ये इसमें 4 मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की। कौन कौन सी बताया हुआ इन्होंने, ठीक है, 4 मेजर क्रॉप्स पाकिस्तान की। अरे भाई क्या हुआ, पढ़ रहे थे हम, हाँ, कॉटन, जूट, टी एंड वीट, इसको इन्होंने जो किया हुआ है। और फिर ये इस तरह से, ठीक है, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये पाकिस्तान का नेशनल एम्बेलम है। तो आया, बस मुझे चीज़ क्लियर करानी थी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो समझ में आ गया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे इसमें, जो है वो नेम से एक इज़ द राइट आंसर, कि किसी भी नाम के ऊपर दूसरा नाम रख दिया जाए। आगे चल रहा हूँ। अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, ऐसी जगह, ऐसी बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया जाए, ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो केयर की जा रही हो बीमारों की, उसको क्या कहते हैं, हाउस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या यूनिवर्सिटी, हाउस या कॉलेज, ठीक हो गया ये चीज़। अब या इन्फर्मरी, ऑब्वियसली इट्स इन्फर्मरी, यूनिवर्सिटी, हाउस या कॉलेज तो नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी कंडीशन बताया तो इन्फर्मरी की। इन्फर्मरी में क्या होता है कि कुछ जैसे हादसाती कंडीशन हो जाती है ना, कोई मुल्क में हादसा हो गया, कोई नेशन वाइड हादसा हो गया, अल्लाह न करे ज़लज़ला आ गया या जंग के कोई हालात हो गए, तो हॉस्पिटल्स फुल हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर छोटी छोटी जगहों को या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को जो है वो इन्फर्मरी बना दिया जाता है कि भाई अब वहाँ पर रखा जाएगा पेशेंट्स को और उनकी जो है वो तीमारदारी की जाएगी। तो इन्फर्मरी इज़ द राइट आंसर, राइट। उसके बाद चलते हैं नीचे 8 पे, ओके। A mass of snow, ice and rocks falling rapidly down a mountain side. मास ऑफ स्नो, बहुत बड़ा सा जो है वो स्नो या आइस का गोला जो है वो ना नीचे गिरता हुआ आ रहा है, या बहुत सारे रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पहाड़ी से बहुत तेज़ी से गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ना ना ना, फ्लक्स का तो कोई कंडीशन ही नहीं है। वाटरफॉल, वाटरफॉल, ना ना, वाटरफॉल में सिर्फ पानी है। तो वाटरफॉल जो है उसका मतलब तो होता है कि सिर्फ पानी आ रहा है। यहाँ पर जो है स्नो, आइस और रॉक्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली फ्लड भी पानी से रिलेटेड है, तो यस दिस इज़ द राइट आंसर। एवलांच, एवलांच का मतलब होता है कि स्नो, आइस या रॉक्स उनका
जो है वो झुमकटा जो है वो बड़ी स्पीड से ऊपर से आ रहा हो नीचे। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कोई वो जो आइस स्केटर होता है वो जो है वो भाग रहा होता है नीचे और उसके पीछे जो है वो बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा होता है, डेट्स लाइक एवलांच। और बाज़ औक़ात आपने ऐसे पहाड़ ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऊपर चले जाएँ KPK में, तो वहाँ पर ऐसे रास्ते होते हैं जिनसे वो रोड ब्लॉक हो जाती है क्योंकि एवलांच गिरा होता है वहाँ पे, एवलांच हुआ होता है, बहुत सारे जो होते हैं वो पत्थर जो है नीचे आके गिर चुके होते हैं, राइट। सो दैट इज़ द राइट आंसर, एवलांच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पर्सन हु वाज ट्रेड इज़ कटिंग अप एंड सेलिंग मीट इन अ शॉप। ऐसा बंदा जो कि जो है वो गोश्त को काट रहा है, उसको सेल कर रहा है शॉप में। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ऐसे बंदे को तो हम लोग कसाई बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बचर, राइट, बचर। तो ऐसे बंदे को हम बचर कह रहे होते हैं। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इन्होंने लिंक टुगेदर, ये इन्होंने बहुत इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। लिंक टुगेदर, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। बुक में इन्होंने इसका आंसर दिया है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। बुक में इन्होंने इसका आंसर दिया है कनकैटिनेट, कनकैटिनेट, ये इन्होंने आंसर दिया इसका। बट दैट इज़ नॉट द राइट आंसर बिकॉज ये जो डेफिनेशन है पूरी नहीं दी हुई। लिंक टुगेदर का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ जाना, तो उसको मैं कनेक्ट कह सकता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट ज़्यादा सही आंसर आ रहा था। और अगर ये बोलते टू बोन्स लिंक टुगेदर तो मैं जॉइंट भी बोल देता, या टू थिंग्स दैट लिंक टुगेदर एट सर्टेन पॉइंट तो उसको भी मैं जॉइंट कह देता। असेंबल का तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा सेंस। कनकैटिनेट अगर ये आंसर दे रहे हैं तो इनको डेफिनेशन ही देनी चाहिए थी, लिंक टुगेदर ऑफ समथिंग इन अ सीरीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि सीरीज़ के अंदर लिंक टुगेदर हो रही हो, किसी ख़ास पैटर्न में या किसी ख़ास सीरीज़ के अंदर जो है वो लिंक हो रही हो, उसको हम बोल रहे होते हैं कनकैटिनेट, राइट। जैसे कि तस्बीह के दाने होते हैं, एक सीरीज़ के अंदर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जंजीर की जो कड़ियाँ होती हैं वो एक सीरीज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। या यहाँ पे बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर कोई सुन रहा है तो वो सही से रिलेट कर सकेगा। प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी ख़ास सीक्वेंस होती है, ठीक है, तो वो पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, तो वो एक कनकैटिनेट कहलाया जाएगा। तो बहरहाल मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप समझ जाइएगा कि कनकैटिनेट का मतलब क्या है, कनेक्ट और जॉइंट का मतलब क्या है। सो हैविंग सेड दैट, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।